बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे यह है यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिस पे रोज मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के काल्पनिक इमेजिनरी शहर की एक कहानी, और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मुझसे बहुत बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है एक बेटी के नाम खत। मेरी प्यारी बेटी, ये एक माँ का वो खत है जो मैंने कभी लिखा ही नहीं। हम अब कभी नहीं मिलेंगे। आज तक अपनी मुश्किल जिंदगी में मैंने जितनी चीजें की हैं, मौत उन सब में सबसे मुश्किल काम था। बस कुछ मिनटों में जिंदगी का, सपनों का मैंने खून कर दिया। अब तो बहुत देर हो चुकी, फिर भी सोचा तुमसे वो सारी बातें कर लूं जो अब कभी नहीं कर पाऊंगी। कौन जाने मैं कल अच्छी माँ बन पाती कि नहीं। कौन जाने तुम और मैं सहेलियों की तरह गर्मियों की दोपहरों में साथ बैठ के एक दूसरे के बालों में तेल लगा पाते कि नहीं। कौन जाने तुम मुझे मम्मी पुकारती या माँ या मॉम, जैसे आजकल कूल बच्चे पुकारते हैं। बेटी, मैं इतना कूल बच्ची नहीं थी। याद शहर में एक प्राइमरी स्कूल में पीछे से दूसरी बेंच पे बैठने वाली बच्ची थी। दूसरे बच्चे छीन न लें इसलिए छुपा के टिफिन खाने वाली बच्ची थी, और मार्क्स थोड़े कम आ गए तो स्टोर में पापा की डांट के डर से दुबक के रोने वाली बच्ची थी। फिर शाम को पापा डांटते ही नहीं थे तो खुद को डांट लेती थी कि इतना क्यों रोई, बेकार में आंसू वेस्ट किए। सही भी था, आगे जिंदगी में इतना रोना था कि आंसू बचा लेती तो अच्छा रहता। माँ से ज्यादा बनती थी। मेरे छोटे छोटे हाथों पे मेहंदी पहली बार उन्होंने ही लगाई थी। आर्ट्स की टीचर जो थी बोली, ऐसे ही कभी तेरी शादी में तेरे हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। मैंने माँ को समझाया कि ये नहीं हो सकता, मैं अपने गुड्डे से पहले ही शादी कर चुकी हूँ। याद शहर के पार्क में जाड़ों की धूप में माँ मुझे ले जाती थी। वापसी में मुझे बाजार से छोटी छोटी प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनाती थीं, और फिर एक ड्राइंग की किताब खरीदती थीं और घर चल के अपना होमवर्क करना शुरू कर देती थीं। उन्हें मुझे हाथी बनाना जो सिखाना था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि माँ ने आर्ट्स कॉलेज, पेंटिंग, ब्रश सब छोड़ दिया। मैंने माँ को फोन पे किसी से कहते हुए सुना कि पापा को कोई और लड़की पसंद आने लगी थी। मेरी प्यारी बेटी, जैसे जैसे दिन बीते ये साफ हो गया था कि पापा अपने ऑफिस की उस दूसरी लड़की के बहुत करीब आ गए थे। वो सिर्फ बॉस और जूनियर का रिश्ता नहीं था, वो तो कुछ और ही था, इतना गहरा कि मेरी माँ के कलेजे में अंदर तक धंस गया था। और मेरी माँ एक ऐसी योद्धा बन गई थी जो अपने सीने में धंसे इस भाले के बावजूद चले जा रही थी। जानती थी कि उनका हस्बैंड अब किसी और का प्रेमी हो गया था, लेकिन फिर भी मुस्कुराती थी, फिर भी सिंदूर लगाती थी, फिर भी भूखे प्यासे करवा चौथ का व्रत रखती थी। हिंदुस्तान में बहादुरी दिखाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन लड़की होना शायद हिंदुस्तान में सबसे बहादुरी का काम होता है। बचपन से बड़े होने तक हर कदम पे, हर दूसरी बात पे हमें यह बताया जाता है, लड़की हैं, हमारी दुनिया अलग कायदे कानून पे चलती है। मैंने माँ को जिंदगी भर खाना बाद में खाते देखा, जब घर के सारे मेल्स खा चुके होते थे। मैंने नानी को 70 साल की उम्र में भी किचन की गर्मी में साड़ी से पसीना पोंछते हुए खाना बनाते हुए देखा। मैंने पड़ोस की बच्चियों को 70 रुपए की चप्पलें पहन के स्कूल जाते देखा, जब उनके भाइयों को फुटबॉल खेलने के लिए महंगे जूते मिल चुके होते थे। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यह तो सच है कि कभी कभी मुझे माँ में और काम करने वाली दीदी में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता था। बस माँ के पास कपड़े थोड़ा अच्छे थे। मुझे भी कहा गया था कि घुटने के ऊपर स्कर्ट ना पहनूं, बाल खोल के स्कूल ना जाऊं, लड़कों से ज्यादा बात ना करूं। खैर, मैं तो यूं भी शर्मीली थी, मेरा कोई लड़का दोस्त था ही नहीं, बस आमिर खान को देख के शर्माती थी। लेकिन एक दिन मेरे मोहल्ले का एक लड़का मिला, नरेश।
जिसे देख के लगा कि मैं कॉलेज के बाद जब घर से निकलूं तो संवर के निकलूं, जिसे मिलने के बाद एक सादी सी लड़की भी खूबसूरत महसूस करने लगी थी। मेरी प्यारी बेटी, हमें लगता है कि प्यार एक चोर की तरह दबे पांव आता है, लेकिन प्यार जब खामोशी से आता है तो भी असल में ढिंडोरा पीटते आता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जैसे ही दिल में प्यार उतरा, ऐसा लगा कि ये राज सिर्फ मुझे और उससे पता है। मैं तो सोच ही रही थी कि कब कैसे पापा को बताऊं कि मैं अब किताबों के अलावा भी किसी और के बारे में सोचने लगी हूं। कि एक दिन अचानक पापा कमरे में दाखिल हुए, मेरी टेबल पे मेरी बुक जोर से हटाई और एक कागज का पन्ना मेरे मेज पे फेंका। ये मेरे हाथ से नरेश को लिखी एक चिट्ठी थी, मेरी पहली चिट्ठी जो मैंने उसे चुपचाप भेजी थी। लेकिन मैं गलत थी। उसे तो अपने दोस्तों के सामने शेखी बगाड़ने के लिए मेरी चिट्ठी एक इश्तिहार की तरह उन्हें दिखानी थी। बात उनसे उनके घरों तक पहुंची और फिर मेरे पापा चिट्ठी लेके आ गए। मैं इतनी नादान थी, मैंने ऐसे लड़के से प्यार का इजहार कर दिया था जो मुझे सिर्फ एक टीनेज की ट्रॉफी समझ के दिखाता फिर रहा था। आजकल तो जमाना फिर भी थोड़ा बदल गया है, लेकिन उन दिनों ये तो ऐसा था जैसे रेगिस्तान के बीचों बीच किसी ने आग लगा दी हो। धुआं दूर दूर तक दिखता था। मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाने की कोशिश की कि गलती मेरी नहीं थी, उस लड़के की थी जिसने मुझे ऐसे इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रेस्टीज खत्म हो गई थी, कि अगर लड़का होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। न जाने कैसे कह देते हैं ऐसी चीजें लोग इतनी आसानी से। शायद वो ये नहीं सोचते कि ऐसे लफ्ज जिंदगी भर याद रहते हैं, चुभते हैं, हमें कमजोर बना देते हैं। मैं अचानक एक कैदी बन गई थी। मेरे वही पिता जिनका अफेयर अपने दफ्तर में किसी लड़की से चल रहा था, वो मुझे अच्छाई सिखा रहे थे। मैं मन ही मन घुटती रहती, अक्सर माँ को अकेले में रोता देखती, जैसे अपनी भूरे प्रिंट वाली साड़ी नहीं, बेबसी पहने हूं। जो लोग कहते हैं कि लव मैरिजेस आसानी से टूटती रहती हैं, उन्हें कई अरेंज्ड मैरिजेस में खामोशी से घुटती बीवियों की ओर भी देख लेना चाहिए। एक दिन इस घुटती हुई लव मैरिज का गला घोटने पापा मम्मी को एक फैसला सुनाने आ गए। वो मेरी माँ से तलाक चाहते थे। मेरी प्यारी बेटी, अचानक अपनी माँ के लिए मैं माँ बन गई थी। उनको इतना बेसहारा, इतना बेबस मैंने आज तक नहीं देखा था। और उनके रोते हुए चेहरे में हिंदुस्तान की उस हर औरत की बेबसी देखी जो जिंदगी भर अपने बेटों, अपने पतियों का आंख मूंद के ख्याल रखती हैं, और बदले में अगर तिरस्कार या अपमान नहीं पाती तो प्यार का पुरस्कार तो जरूर नहीं पाती हैं। उन्होंने खाना खाया कि नहीं, उनके सर में दर्द हो रहा था, ऑफिस में कैसे काम कर रहे होंगे, उन्हें भिंडी अच्छी लगती है। मैंने अभी खाना नहीं खाया तो क्या, जरा बाजार जाके भिंडी ले आती हूं। यही तो है ना हमारी कहानी। मेरी माँ ने भी अपनी शादी के 18 साल यही किया था। उनकी शादी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती जिस इंसान से कर दी थी, उसकी, अपने पति की ये सोच के सिवा की थी कि अब तो यही जिंदगी है। जो वो खाते थे वो माँ ने अपनी पसंद बना ली। जो रंग उन्हें अच्छा लगता था, उस रंग की साड़ियां माँ ने पहननी शुरू कर दी। बड़े कमाल की चीज है हम औरतें। हमें बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए, सबको एक एक शौर्य चक्र। लेकिन पापा ने देखा था कि दुनिया बदल गई थी। अब तो तलाक ऐसे मिलने लगा था जैसे उन दिनों गैस का कनेक्शन मिलता था। थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा इंतजार, लेकिन मिल जाता था। उन्होंने भी सोचा होगा कि जब सारी दुनिया तलाक लेती फिर रही है तो क्यों ना हम भी ये आजादी का लड्डू थोड़ा सा चख लें। नरेश वाले मामले के बाद मेरा घर से निकलना एकदम बंद हो गया था, पर अब थोड़ा सा ढील मिलने लगी थी। मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़की से जाके मिलूंगी, अपनी माँ की ओर से उससे बात करूंगी। हो सकता है कि मान जाए, मेरी माँ की जिंदगी से दूर चली जाए। इन्हीं दिनों एक दिन जब पापा ऑफिस गए थे तो दरवाजे पे घंटी बजी। मेरे नाम एक चिट्ठी आई थी। खोली तो नरेश की थी, उसी लड़के की जिसने मुझे बेइज्जत किया था। उसने बेतहाशा माफी मांगी थी। कहा था कि लड़कपन में उसने मेरी चिट्ठी एक दो दोस्तों को दिखा दी थी क्योंकि वो बेहद खुश था। उसने लिखा था कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। तुम तो जानती हो बेटी कि हम लड़कियां कैसी होती हैं। मैं उससे फिर मिलने को राजी हो गई। मेरी प्यारी बेटी,
मैंने अपनी माँ का दर्द कम करने के लिए उनसे ही एक दो बार झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं पापा के कलीग्स को फ़ोन करके अंकल अंकल कह के कभी कभी मासूमियत से वो जानने की कोशिश करती थी कि वो लड़की कौन थी। कभी कभी नरेश से भी मिल लेती थी। यूं तो नहीं कहूँगी कि फिर पुराने दिनों की तरह उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन हाँ, मेरे रूखेपन की बर्फ थोड़ा पिघल चुकी थी। मैंने एक दिन एक पीसीओ में जाके कांच वाले केबिन का दरवाज़ा ठीक से बंद करके पापा के ऑफिस फ़ोन किया। मैंने नाम बदल के उस लड़की को पूछा। मुझे बताया गया कि उसका ट्रांसफ़र पास ही के एक कस्बे में हो गया था। अब समझ आ गया था कि उस छोटे से कस्बे से जहां हमें कोई जानता ही नहीं था, क्यों अचानक रजिस्टर्ड पोस्ट घर पे आने लगी थी पापा के नाम। उस दिन मैंने पापा को मम्मी से कहते सुना कि उन्हें ऑफिस के किसी काम से अगले दिन दिल्ली जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वकील से बात कर ली है, आके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू करने वाले थे। बोले कि एलिमनी में माँ को इतना पैसा मिल जाएगा कि उन्हें अपने खर्चे की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पापा ने मेरी माँ के लिए तलाक की पेंशन देने का फैसला कर लिया था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। जैसे ही पापा निकले, मैंने माँ से कहा कि मुझे कंपटीशन के लिए कुछ फॉर्म लाने हैं। मैं भी घर से निकली और नरेश से कॉलेज में मिली। मैंने उससे कहा कि वो अपनी स्कूटर पे मुझे उस कस्बे ले जाए जहां वो लड़की रहती थी। अगले दिन पापा के जाते ही मैं घर से चल पड़ी। माँ से कहा उस रात सहेली के घर रुकूंगी। उस छोटे से कस्बे में बस एक ही होटल था, छोटा सा। हम वहीं रुके। उस लड़की के ऑफिस गई मैं। वो छुट्टी पे थी। मैं बड़ी देर तक उसके घर का पता मालूम करती रही, नहीं पता चला। हाँ, सामने नोटिस बोर्ड पे ऑफिस के एम्प्लॉयज की किसी कॉन्फ्रेंस की फोटो नाम के साथ लगी थी, तो उसकी तस्वीर देख ली। शाम को नरेश के साथ वापस आई। कमरे में पहुंची ही थी कि खिड़की से बाहर देखा तो सांस रुक गई। होटल के एक और कमरे से वो लड़की निकल रही थी और उसके पीछे अपने ऑफिस का ब्रीफकेस लेके, कमरा लॉक करके, मेरे पापा। उस एक घड़ी में मैंने फैसला किया कि माँ से कहूंगी कि पापा को तलाक दे दे। जिस आदमी ने उनकी इज्जत नहीं की, उसकी इज्जत करने का सवाल ही कहां उठता है। मेरी प्यारी बेटी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे मर्द बुरे होते हैं, लेकिन शायद उनमें अच्छे होने का रेशियो भगवान ने हम औरतों से काफी कम बनाया है। जो घुटन मेरी माँ ने महसूस की, वो घुटन इस मुल्क की लाखों औरतें करती हैं। चाहे गांव की झोपड़ी हो या बड़े शहर का कोई आलीशान अपार्टमेंट, ऐसे लाखों घर हैं जहां अभी भी इस नए जमाने में भी औरतों पे जल्लादों की तरह हाथ उठाया जाता है, जहां उनकी आज़ादी बहू बन के घर में घुसते ही एक कैदी की तरह छीन ली जाती है, जहां कदम कदम पे उन्हें धोखा मिलता है। उस रात अपने पिता को उस औरत के साथ देखने के बाद मैं बिलक बिलक के रोने लगी। लेकिन अभी एक धोखा बाकी था। मैं हार गई थी, कमजोर पड़ गई थी। नरेश ने मुझे बाहों में ले लिया। न जाने कब मैं उसके साथ महफूज महसूस करने लगी। न जाने कब रात ऐसे कटी जैसे जिंदगी में कोई रात नहीं कटी थी। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि मैं एक अनब्याही मां बनने वाली थी। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने क्यों अबॉर्शन करा के तुम्हारी जान ले ली। हमें किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है अगर हम उन्हें मौत से बदतर जिंदगी देने जा रहे हैं। काश मैं तुम्हें जन्म दे पाती। काश तुम्हारे पास पिता का नाम होता। काश मैंने तुम्हें एक खूबसूरत बचपन दिया होता, तुम्हें एक सहेली की तरह बड़ा करती, आंखों में आंसू भर के विदा करती। काश मैं तुम्हें वो हिम्मत दे पाती जो मुझ में और मेरी माँ में नहीं थी। काश मैं तुम्हें ये बता पाती कि मेरी तरह बेवकूफ़ी करके एक कमज़ोर लम्हे की वजह से कच्ची उम्र में माँ मत बन जाना। मैं कमज़ोर थी मेरी प्यारी बेटी। अनब्याही माँ बन के रहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। कौन जाने मैं अच्छी माँ बन पाती कि नहीं। कौन जाने तुम और मैं सहेलियों की तरह गर्मियों की दोपहरों में साथ बैठ के एक दूसरे के बालों में तेल लगा पाते कि नहीं। कौन जाने तुम मुझे मम्मी पुकारती या माँ। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। हो सके तो भगवान के घर में बैठ के मेरी ओर हर रोज एक बार प्यार से देख लेना।
मुस्कुरा देना। मैं ये सोच लूंगी कि तुमने थोड़ी सी माफी दे दी मुझे, और एक दिन मिलूंगी तुम्हें, अपनी बाहों में ले लूंगी तुम्हें, मेरी प्यारी बेटी। बस इतनी सी थी आज की कहानी।